everyone, myself Prachi Arora and welcome back to World of Commerce Classes channel. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड स्टडीज आप लोगों को बर्डन नहीं लग रही होंगी. आई रियली एक्सपेक्ट दिस क्योंकि जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं आई डोंट फील लाइक कि बर्डन लगने वाले हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने स्टाफिंग का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसके अंदर हमने 50% ऑफ द चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर दिया और आज का टॉपिक करने के बाद 70% चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा. तो आज का टॉपिक हमारा रिक्रूटमेंट है. अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोल दूं कि थोड़ा सा लेंदी रहेगा आज का टॉपिक क्योंकि हम पूरा रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे, इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस एंड उनके जो आपके मेरिट्स डीमेरिट्स है वो भी पढ़ेंगे. एक चीज मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ. मुझे कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि मैम नोट्स थोड़े से ना लेंदी होते हैं, नोट्स मतलब यू गाइस पता क्या यू वांट कि ऐसे 20-22 मिनट की एक वीडियो हो और उसके अंदर हमारा चैप्टर भी कवर हो जाए. पढ़ाने को देखो बेटा मैं ऐसे भी पढ़ा सकती हूँ कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक पूल क्रिएट करना होता है जिसके अंदर हम जिसमें सारे मैक्सिमम पॉसिबल चीजें हम अप्लाई कर देते हैं जिससे हमें कैंडिडेट्स मिले, हमें लोगों की रिक्वेस्ट आती है, उसके अंदर हमें मैक्सिमम पॉसिबल लोग मिले. इसके दो सोर्स होते हैं, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स. इंटरनल में 2 होते हैं, एक्सटर्नल में ट्रांसफर, प्रमोशन. ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, प्रमोशन उसको हायर पोस्ट पर ले जाना. मैं भी इसे जल्दी जल्दी करवा सकती हूँ लेकिन यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड हम मेन लेक्चर कर रहे हैं, हम रिविजन नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज की. मैं आपको ये सोचकर पढ़ा रही हूँ कि आप लोग पहली बार ये चीजें पढ़ रहे हो तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए. सेकेंड थिंग, आप लोगों को एग्जाम पर्सपेक्टिव से आंसर्स लिखने हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना भी पड़ेगा. वैसे इतना समझा के छोड़ दूं, रिक्रूटमेंट इज अ पूल फॉर कैंडिडेट्स फॉर हमें इट इज अ पूल फॉर कैंडिडेट्स. इतना सब मैं पढ़ा दूं और इसका मीनिंग समझा दूं, एग्जाम में आपको ये तो याद आएगा पूल फॉर कैंडिडेट्स, बट मैम 5 मार्क का क्वेश्चन है, लिखेंगे इसके अंदर तब बहुत दिक्कत आएगी. हम उसी हिसाब से पढ़कर चल रहे हैं. यू गाइस आप जितने भी लोग हैं मेरे लिए न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं यही समझ रही हूँ आप पहली बार पढ़ रहे हैं. सेकेंडली एग्जाम पर्सपेक्टिव में इन डिटेल पढ़ाकर चल रही हूँ कि जितने भी मार्क का क्वेश्चन आएगा आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ इजीली. मैं यहाँ रिविजन नहीं करा रही हूँ. डेफिनेटली जब हम रिविजन करेंगे, रिवीजन के अंदर इतने लेंथी नोट्स नहीं रहने वाले. रिवीजन के अंदर मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाली हूँ, मेन चीजें. रिवीजन में अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं इतनी इन डेप्थ जाकर आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो ऐसा नहीं होगा. आपको मेन लेक्चर्स में ध्यान देना पड़ेगा. रिवीजन के अंदर तो फिर हम ऑब्वियसली रिवीजन भी हम अच्छे से कर चलेंगे लेकिन रिवीजन के अंदर सिर्फ रिविजनरी पर्पज से रहेगा, इतना डिटेल नहीं रहेगी, इतनी डेप्थ नहीं रहेगी. तो प्लीज अगर आप लोग ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ देखिए और ये मत सोचिए कि मैम इतना डेप्थ में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं एग्जाम को सोचते हुए ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. क्लियर? चलिए तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर, दैट इज रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया सो आई डोंट फील लाइक कि दोबारा से हमें इसे पढ़ने की जरूरत है. बट क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही यहीं से स्टार्ट है तो एक बार पढ़ना तो पड़ेगा. अब बहुत बार हम लोग ये चीज समझ भी चुके हैं. Recruitment refers to the process of finding possible candidates for a job or a function. भाई क्या होता है रिक्रूटमेंट? हमें इसके अंदर लोग चाहिए होते हैं, हमें इस पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए लोग चाहिए, हमें इस वैकेंसी को फिल करना है, इस काम को करवाने के लिए लोग चाहिए. सो रिक्रूटमेंट इज अ पूल. हम एक पूल क्रिएट कर देते हैं जहां पे लोग अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, एप्लीकेशंस आएंगी. ये तो मैं फॉर्मली के तरीके से बता रही हूँ बट बेसिकली इट इज अ पूल. It has been defined as a process of searching the prospective employees and stimulating them to apply. इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ढूंढते हैं कि कौन कौन लोग अवेलेबल है और उनको परसुएड करते हैं कि आप लोग अप्लाई करो. ठीक है, इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ऑलरेडी इस पर बहुत डिटेल पढ़ा है. जो मेन पॉइंट है दैट इज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. अच्छा आप लोगों को इसमें दिक्कत तो नहीं आई ना रिक्रूटमेंट के अंदर? देखो अगर आपको कहीं डाउट हो, मैं एक बार दोबारा से, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देखो पढ़ा था तो मैंने यही बताया था ना कि हमें 10 बच्चों की जरूरत है, दैट इज आवर रिक्वायरमेंट. लेकिन उसको फिल करने के लिए क्या कर रही हूँ मैं? पूल क्रिएट कर रही हूँ. उस पूल क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर लोग अपनी क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, एप्लीकेशन आएंगे मेरे पास. मैं लोगों को परसुएट करूंगी कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, हमारी फैक्ट्री, फर्म, कोई भी चीज है उसमें अप्लाई करो. देखो ये पढ़ा था ना यहाँ पर हमने, रिक्रूटमेंट इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इसके अंदर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट को लोकेट करते हैं. हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन आए. हमने वैकेंसी निकाल दी लेकिन एप्लीकेशन ही नहीं आ रही तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी ना.
तो ये मैं आपको ऑलरेडी इन डिटेल समझा चुकी हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में एक बार को रिक्रूटमेंट पढ़ना है, आप जा सकते हैं, पिछला लेक्चर देख सकते हैं आप। बट इसमें भी सिंपल सा मीनिंग है, एक पूल क्रिएट करना होता है कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर, जिसके अंदर हम उनको बोलते हैं, जिसमें हमारी जॉब की वैकेंसी निकलती है, और वैकेंसी का मतलब क्या, पूल ही तो क्रिएट करना है कि वैकेंसी निकली और लोग अब अप्लाई करेंगे, वो उस एप्लीकेशन के अंदर से फिर जिस बच्चे को मैं सिलेक्ट करूंगी वो सिलेक्शन हो जाती है, बट इट इज अ पूल, ठीक है, जिसके अंदर लोग अप्लाई करेंगे। देन आते हैं सोर्सेस, तो इसके दो सोर्सेस है, इंटरनल एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल सोर्सेस की। ऑलराइट, क्या है सोर्स हमारा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल सोर्सेस के अंदर भी दो टाइप्स के होते हैं, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। बट मैम पहले ये तो बताओ कि इंटरनल सोर्सेस क्या होते हैं। देखो, इंटरनल सोर्सेस होते हैं जो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई हमें बाहर जाके लोकेट करने की नीड नहीं है, हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में से किसी ना किसी पर्सन को उस रिस्पेक्टिव जॉब के लिए लोकेट कर देंगे। मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन, लाइक कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जीजी, यहाँ पर वैकेंसी निकली है, तो मैं मान लो ये वाली पोस्ट खाली है, तो मैं यहीं से किसी बंदे को उठाकर इस पोस्ट को फिल करवा दूंगी। मुझे बाहर कहीं मुझे बाहर जाकर ढूंढने की नीड नहीं है कि कोई अवेलेबल है क्या इस पोस्ट के लिए, अपनी एप्लीकेशन भेजो, मुझे ये काम नहीं करना है, मैं अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी को चूज करूंगी। सो दिस इज इंटरनल सोर्स। और एक्सटर्नल सोर्स मतलब क्या, कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखूंगी ही नहीं, मैं अंधी हो जाऊंगी, मैं बाहर के लोगों को जाकर पूछूंगी, अरे तुम अवेलेबल हो, तुम अवेलेबल हो, तुम अवेलेबल हो। तो मैं बाहर के लोगों को जाकर बोलूंगी, उनको ढिंडोरा पीटूंगी, आओ आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब निकली है, प्लीज अप्लाई, प्लीज अप्लाई। तो मैं ये काम करूंगी बाहर जाकर। तो दिस इज एक्सटर्नल सोर्स। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन से मतलब रख रहे हैं, बाहर जा ही नहीं रहे। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैं फिल करूंगी, यहाँ तो एक प्लेस खाली हुई है और वो प्लेस को फिल करना जरूरी है, तो मैं ट्रांसफर कर दूंगी। अब यहाँ पे हम जीजी है, मेरे अंदर मान लो एक टिक्की का डिपार्टमेंट था, पाव भाजी का था एंड गोलगप्पों का था, ठीक है। गोलगप्पे वाली जगह पर एक वैकेंसी आ गई है, तो मान लो किसकी आई है, मैनेजर की वैकेंसी आई है। टिक्की डिपार्टमेंट का जो मैनेजर था, मुझे लगा कि यार टिक्की डिपार्टमेंट को मैनेजर की नीड नहीं है, या वट एवर द केसेस, अभी फिलहाल टिक्की का इतना वो नहीं है, तो मैंने टिक्की के मैनेजर को ट्रांसफर कर दिया गोलगप्पे की मैनेजर की सीट पे। तो क्या इसमें इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हुई नहीं, ड्यूटी चेंज हुई नहीं, काम चेंज हुआ नहीं, काम तो मैनेजर वाला ही करना, चाहे वहां बिठा लो चाहे वहां बिठा लो, काम तो ऐसे मेरे को मैनेजर ही करना है ना। सो मैंने बस उसका ट्रांसफर किया है। लेकिन अगर यहाँ का कोई एम्प्लॉय होता, मुझे लगा यार टिक्की डिपार्टमेंट में ऑलरेडी बहुत सारे एम्प्लॉयज है, यहाँ से मुझे थोड़े एम्प्लॉयज कम करने हैं, एंड मैं देखा तो एक बंदे के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल, सपोज कर लेते शिव नाम का बंदा है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और मेरे को लगा कि यार ये बंदा ना कुछ कर सकता है, इसमें कैपेबिलिटी है। मैंने बोला शिव, तुम यहाँ से हटके अब तुम गोलगप्पे के मैनेजर बन रहे हो। तो ये क्या, इसका काम बदला, बिल्कुल बदला, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, इसकी पोस्ट बढ़ गई, इसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले एज एन एम्प्लॉय काम करता था, अब एज ए मैनेजर काम करेगा। सो हुआ मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ये सारा कुछ। अब इसमें इसकी पोस्ट चेंज हो रही है, हाँ पहले वो लोअर पोस्ट पे था, अब वो अपर पोस्ट पे जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रमोशन, कि उसको प्रमोट कर दिया गया है हायर पोजिशन के लिए, ठीक है। अब हम इसको थ्योरेटिकली एक बार समझ लेते हैं। ट्रांसफर्स, देखो ट्रांसफर्स, it involves it involves shifting of an employee from one job to another, one department to other department, without substantive change in the responsibility and status of employee। क्या टिक्की का मैनेजर जब गोलगप्पे के मैनेजर की जगह लेगा, तो क्या उसकी कोई पोस्ट चेंज हो रही है, नहीं, स्टेटस चेंज हो रहा है, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रही है, बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ सेम है। तो जब सब कुछ सेम रहता है, बस आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर।
ट्रांसफर इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग वैकेंसी, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग वैकेंसी। हाँ, अभी मुझे टिक्की डिपार्टमेंट में अच्छे सोर्स है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ही नहीं है, बस यहाँ से उठाकर यहाँ पटकना है बंदे को और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इट इज प्रैक्टिकली अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। मैम, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमें आज तक समझ में नहीं आया, एक ट्रिक सीखते हैं आज। आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगा कभी भी कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। देखो, H for horizontal and V for vertical। मैम, ये एरो का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे, एंड वर्टिकल का V ऐसे जा रहा है, तो वर्टिकल का मतलब होता है अपवर्ड्स, ऐसे, मतलब ऐसे। आया समझ? V वर्टिकल मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब इधर से इधर ही जा रहे हैं, कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही। सो ट्रांसफर में आपको इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रही है? नहीं, हम तो उसी लाइन पे है ना, हम अभी भी इसी लाइन पे रिलाय कर रहे हैं, हम कोई ऊपर नीचे नहीं गए। लेकिन जब यहाँ पे एक एम्प्लॉय था, उसको इधर से बस इधर ही ट्रांसफर कर दिया गया, बट वही एम्प्लॉय जब इधर से इधर ट्रांसफर किया जाएगा, नीचे से ऊपर लाया जाएगा, तो वो कौन सा ट्रांसफर होगा? वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमेशा H फॉर हॉरिजॉन्टल होता है, V फॉर वर्टिकल। V का डंडा ऊपर जाता है तो मतलब ऊपर, प्रमोशन। वर्टिकल ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रमोशन। अब आप प्रमोशन तो आप खुद ही बता दोगे, हम ऊपर जा रहे हैं तो वर्टिकल। Promotion leads to shifting of an employee to a higher position, carrying higher responsibility, higher status and higher। Obviously, promotion में क्या होगा? higher position मिलेगी, higher status हो जाएगा, higher salary, higher responsibilities भी हो जाएंगी। वो employee जो कि सिर्फ टिक्की के डिपार्टमेंट में काम करता था एज एन वर्कर, मतलब एज एन एम्प्लॉय काम करता था, अब वो जा रहा है गोलगप्पे के डिपार्टमेंट में एज अ मैनेजर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली, काम बढ़ने वाला है, सैलरी बढ़ जाएगी उसकी, पैसा मनी रोकड़ा बढ़ जाएगा, एंड क्या होगा साथ ही साथ उसका स्टेटस भी बढ़ जाएगा। प्रमोशन इज अ वर्टिकल शिफ्टिंग, वर्टिकल वी, अपवर्ड, अपवर्ड आ रहा है ना नीचे की पोजीशन से वो। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द मोटिवेशन, लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन। ऑब्वियसली जब किसी को प्रमोट किया जाएगा तो वो मोटिवेट तो होगा ही होगा। अब आप लोग बताओ मेरिट्स क्या हो सकते हैं इंटरनल के? What will be the merits of internal source? ये मैंने लिखे हैं, मुझे इतना एक्सप्लेन करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। देखो, इंक्रीज इन मोटिवेशन, जब आप एक बंदे का प्रमोशन करोगे तो जाहिर सी बात है वो बंदा मोटिवेट तो होगा ही होगा, और वो तो होगा, साथ साथ बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे कि कल को दोबारा ऐसा कुछ चांस आता है तो हमें भी ऑप्शन मिल सकता है कि हम भी इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट करें, या हमारा नाम प्रमोट, कल को हमें ही प्रमोट कर दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सो इट इंक्रीज मोटिवेशन। इंडस्ट्रियल पीस, because of promotional avenues employees get satisfied, hence industrial peace is established। यहाँ क्या होता है ना, आप अपने ही लोगों में से कोई बंदा प्रमोट हो रहा है या अपने लोगों में से किसी बंदे का ट्रांसफर हो रहा है तो पीस रहती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अब मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एक बंदा है शिव, बहुत अच्छा है, अभी मैंने शिव का एग्जाम्पल लिया, शिव इज अ ब्रिलियंट एम्प्लॉय और मैंने उसका प्रमोशन कर दिया। वहीं अगर मैं इंटरनल सोर्स की जगह एक्सटर्नली बाहर से जाकर किसी बंदे को लेकर आती है जो काम वही कर सकता है जो शिव करता है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा कि मैं भी तो ये काम कर सकता था, मुझे क्यों नहीं लिया? फिर उसके सारे सहपाठी आएंगे, हाँ हाँ शिव भी तो करता है, शिव को ले लेते हैं, बाहर जाने की क्या जरूरत थी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इतना अच्छा बंदा अवेलेबल था। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते यहाँ पे, अपने बंदे से तो जो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, इजी सिलेक्शन। मेरे को पता मुझे शिप को चूज करना है, उठा के पटक दिया उसको उसकी जॉब पे, तो इजीली सिलेक्ट कर लिया, बहुत लंबा कोई प्रोसीजर नहीं चला यहाँ पर। नो नीड ऑफ इंडक्शन। नाउ व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में पढ़ते हैं ना। इट मींस टू इंट्रोड्यूस द एम्प्लॉयज विद देयर जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। भाई वो बंदा तो ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कर क्या रहा है, बस उसको इधर से इधर ही तो शिफ्ट कर रहे हैं या इधर से इधर ही तो शिफ्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो उसको पहले से ही पता है, तो उसको इंट्रोड्यूस कराने की तो नीड है ही नहीं। भाई शिव ऑलरेडी एज एन एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, अगर उसको टिक्की की, अब मैं उसको यहाँ से हायर पोस्ट पे ट्रांसफर कर रही हूँ, वो ऑर्गेनाइजेशन को अभी भी जानता है, उसे भी पता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिपार्टमेंट्स है, टिक्की का, समोसे का, गोलगप्पे का, पाव भाजी का, गोलगप्पे का, उसे अभी भी पता है यही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में
डिपार्टमेंट से, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया था, तो उसको इंट्रोड्यूस कराने की तो नीड है ही, उसको ऑलरेडी सब कुछ पता है। लास्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉइज। अगर हमारी किसी डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादा एम्प्लॉयज बैठ रहे हैं तो वहां से एडजस्टमेंट हो जाती है। अगर गोलगप्पे के डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉयज की नीड है तो मैं टिक्की के यहाँ से निकालकर 2 एम्प्लॉयज गोलगप्पे के में ट्रांसफर कर दूंगी, तो जो सरप्लस टिक्की के डिपार्टमेंट में था वो एडजस्ट होकर कहाँ आ गया, गोलगप्पे के। जैसे मैं क्या कह रही हूँ, देखो हमारे टिक्की के डिपार्टमेंट में थे 10 लोग, पर जबकि हमें रिक्वायर्ड कितने हैं, 8। वहीं जो गोलगप्पे की दुकान है वहां पर कितने लोग हैं, वहां पे कितने लोग हैं, सॉरी, वहां पे है 8 ही थे, लेकिन 2 लोग चले गए, तो अब बचे हमारे कितने लोग, 6 लोग बचे। 2 की क्या आ गई, वैकेंसी। तो यहाँ तो 10 थे ना, रिक्वायर्ड तो 8 है, तो वो जो 2 यहाँ के एक्स्ट्रा है उनको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो ये तो ट्रांसफर ही है। इधर से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पोजीशन तो सेम ही है, शिफ्ट कर रहे हैं। सो हमने एक जगह से जहां जहां सरप्लस एम्प्लॉयज है वहां से उठाकर हमने दूसरे डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी हो जाता है, वेस्टेज नहीं होती। सो ये फायदा हो गया। अब आते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती है, इंटरनल, भाई हमें बाहर की दुनिया का तो पता ही नहीं चलेगा, यंग टैलेंट ही नहीं आएगा हमारे पास। इट स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। भाई जो यंग ब्लड है उसकी एंट्री स्टॉप हो जाएगी, हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में लगे रह जाएंगे, बाहर इतने अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया लोगों को कोई और कंपनियां उठाकर ले जाएंगी। हमने गोलगप्पे टिक्के तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हो, अब रिलायंस के हिसाब से सोचो, रिलायंस अगर सिर्फ इंटरनल सोर्स करेगा, आज के हिसाब से जिस तरह से लॉज चेंज होते हैं, एनवायरमेंट चेंज होते हैं, उन्हें एआई आ रहा है, उन्हें एआई से रिलेटेड लोग चाहिए जिन्हें कंप्यूटर वगैरह की बहुत अच्छी नॉलेज हो, एआई वगैरह की नॉलेज हो, बट वो अपने ही डिपार्टमेंट में अगर लगे रहेंगे तो उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर वो एक्सटर्नल करेंगे तो उनके पास यंग ब्लड आएगा, फ्रेश ब्लड आएगा, फ्रेश लोग, फ्रेश टैलेंट आएगा। सो इट, इससे क्या हो रहा है, स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। एम्प्लॉयज बिकम लेथार्जिक। अब उनको पता है अरे अपने में से तो होना है, अपने में ही लगे रह जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे। जबकि अगर हम एक्सटर्नल जाएंगे तो उन्हें पता होगा बाहर से कंपटीशन उठ के हमें compete कर सकता है, तो हमें अपना 100% देना है। नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशंस। जो लोग ऑलरेडी उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं ना, फिर वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में रह जाएंगे, वो बाहर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका उसी उसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले शिप टिक्की डिपार्टमेंट था, उसको गोलगप्पे में ले गया, तो रह तो तभी वो घूम तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहा है ना, कहीं बाहर तो गया ही नहीं। सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज हैम्पर्ड। ये क्या हो सकता है, सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज हैम्पर्ड, गेस करो। बहुत 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 इजी टॉप पॉइंट है ये, कि भाई जो एम्प्लॉयज है ना उनके जो खुद का जो माइंड है वो कंपटीशन, एक कंपटीशन वाली फीलिंग होती है ना, वो हैम्पर हो जाती है। पर मैं आपसे पूछूं इस लाइन का मीनिंग क्या है, बोलो बोलो। मैम आप तो वहां बैठे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। देखो हम यहीं से हर चीज सीखेंगे। अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही सर्कल बार बार इसी पॉइंट में से रिलेटेड पॉइंट है, पता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ से यहाँ तुम जा रहे हो, यहाँ से तुम यहाँ आ रहे हो तो तुम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना, मेरी बात समझ रहे हो, तुम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करे जा रहे हो। लेट मी ना राइट एक एग्जांपल देती हूँ, चल क्यों नहीं रहा है। या तो सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज हैम्पर्ड, कि उन जो आपस में वो लोग compete करते हैं ना, वही है, लेथार्जिक हो जाएंगे, compete नहीं करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, जो कंपटीशन वाली फीलिंग है वो हैम्पर हो जाएगी, क्योंकि वो compete करेंगे नहीं, उन्हें पता बाहर से किसी ने आना नहीं, आपस में अपने भाई बंधुओं के साथ क्या ही compete करें। तो सेंस ऑफ कंपटीशन जो होती है ना वो हैम्पर हो जाती है। हैम्पर मतलब यू नो, हाँ, फिर मतलब एक्सट्रक्ट हो जाती है, एक तरीके से कर नहीं पाते फिर वो लोग, उनको पता है अपने में से कोई ना कोई होना है, कर लेंगे हो जाएगा। ठीक है, तो सेन ये आपका किससे रिलेट करता है, ये आपका रिलेट करता है
लेथार्जिक से, क्योंकि वो लेथार्जिक हो जाएंगे, अपना अपना काम करना है, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं पॉइंट्स। सो लिमिटेशंस हमारी हो गई फिनिश यहाँ पे। अब हम करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज। यस, एक्सटर्नल सोर्सेज भी हम आज ही पढ़ने वाले हैं। हैंग गॉड ही चल पड़ा, कुछ इशू आ गया था बीच में। अब एक्सटर्नल सोर्सेज देखो कितने सारे, अरे मैम इतने सारे, चलो पढ़ते चलो। एक्सटर्नल सोर्सेज, सबसे पहला पॉइंट है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर ली, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, वेट, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन एंड वेब पब्लिशिंग। अब इसमें से चार पांच चीजें तो ऐसी होंगी जो आपको समझ में आ रही होंगी, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आ रहे होंगे। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि एक्सटर्नल सोर्स का क्या मतलब हो गया। क्या हम विद इन, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से ही लेंगे? नहीं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हमारा व्यू चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे हम कहा जा रहे हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो रहा है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहे हैं और बाहर जाकर लोगों को पॉइंट करने वाले हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को नहीं देखने वाले हमारे पास कितने लोग हैं ना, अब हम बाहर जाएंगे और बाहर से चूज करके लाएंगे। तो सबसे पहले एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। या ओके, एक सेकेंड, इसके टाइप्स पढ़ने से मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है वो पढ़ने से पहले ना, मैं आप लोगों को एक बार इसके हम बेनिफिट मतलब मेरिट्स और वो पढ़ लेते हैं, लिमिटेशन। अब देखो, क्योंकि मैं बाहर से जाकर लोगों को लेकर आऊंगी तो क्या होगा, मेरे पास यंग ब्लड आएगा, इन उसका इंटरनल सोर्स का सब अपोजिट हो जाएगा। देखो मेरिट्स क्या है एक्सटर्नल सोर्सेस के, कि मेरे पास सबसे पहले तो वही क्वालिफाइड पर्सोनल आएगा, पढ़े लिखे लोग आएंगे, नए नए, जिन्होंने नए लॉज के हिसाब से पढ़ाई की है, नई चीजों के हिसाब से जिन्होंने पढ़ाई की है, वो लोग मेरे को, मैं उन लोगों को पॉइंट करूंगी। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, मेरे पास क्वालिफाइड पर्सोनल आ रहा है। वाइडर चॉइस, मेरे पास वही गिने चुने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं रहेंगे, मेरे पास बहुत बड़ी वाइडर चॉइस होगी, इतने सारे लोगों में से मुझे कुछ लोगों को चूज करना है। सो आई विल बी हैविंग वाइडर चॉइस, फ्रेश टैलेंट, यंग ब्लड आएगा मेरे पास, एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कॉम्पिटिशन की स्पिरिट होगी। इवन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में तो रहेगी, पर जो बाहर से आए उनमें भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, उनको पता है हमें आपस में कॉम्पीट करना है एक दूसरे के साथ, और तभी हम इस रिलायंस जैसी कंपनी में क्या कॉम्पीट ही करते हो ना आप लोग एक दूसरे के साथ, कि ये बंदा भी मेरे वाला इंटरव्यू देने आया है जो मैं देने आई हूँ, सो यू आर कम्पीटिंग विद ईच अदर, तो कंपटीशन की स्पिरिट बढ़ती है। एंड लिमिटेशंस क्या हो सकती है, भाई जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो तो रोएगा कि भैया हमने क्यों शिव को चूज क्यों नहीं करा, शिव भी तो था। हाँ भाई हाँ, शिव को चूज करते ना आप। तो डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, अभी का जो स्टाफ है उसमें डिससेटिस्फैक्शन रहेगी। लेंथी प्रोसेस, ऑब्वियसली यार, अगर मैं बाहर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जाकर, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो झट मंगी पटपिया हो जाता है, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, हो गया काम। लेकिन जब मैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होंगी, बहुत लोग आएंगे यार, मुझे प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उसी प्रोसेस के हिसाब से मैं उनको चूज करूंगी। सो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा एंड कॉस्टली भी होगा। अगर मैं एडवर्टीजमेंट्स करूंगी, मैं प्लेसमेंट एजेंसीज के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, या मैं कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, ठेकेदार के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, तो जाहिर सी बात है मुझे पैसे तो देने पड़ेंगे उस चीज के, तो कॉस्ट भी मेरी बहुत लगने वाली है। सो दीज आर द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं कितने, 10 हैं हमारे कोर्स के अंदर, तो वो 10 के 10 क्या कहते हैं, अब हम वही पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बैक। सबसे पहला सोर्स है हमारा वेब पब्लिशिंग। भाई वेब से क्या समझ में आता है आपको, ऑब्वियसली जो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है, इंटरनेट के यूज से बेसिकली हम क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं किसी जॉब के लिए। देखो
इंटरनेट इज बिकमिंग अ कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दीज डेज। किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई बंदे को अपॉइंट, जैसे मान लो मैनेजर के लिए वो निकली वैकेंसी, तो मैं क्या करूंगी, मैं वेबसाइट पे जाकर अपलोड कर दूंगी कि भैया रिलायंस के अंदर 2 लोगों की वैकेंसी आई है। तो मैंने क्या इंटरनेट का यूज कर कर क्या किया है, पब्लिशिंग करी है कि वैकेंसी की नीड है, भैया आओ। There are certain websites specifically designed and dedicated for the purpose of providing information about both job seekers and job opening. कई वेबसाइट्स ऐसी है जो जॉब सीकर्स के बारे में बताती है, जॉब ओपनिंग के बारे में भी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका लिंक्डइन। लिंक्डइन पे मैंने प्रोफाइल क्रिएट की दैट आई एम अ टीचर एंड आई एम गुड इन टीचिंग बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 12। मैंने अपना प्रोफाइल बनाया, मैंने उस पर डाल दिया दैट आई नीड अ जॉब। वही अब लिंक्डइन पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, उसमें से सपोज कर लो बाल भारती पब्लिक स्कूल को एक 12th क्लास के टीचर की नीड है बिजनेस स्टडीज, उनके पास मेरी प्रोफाइल का ऑप्शन है, उन्होंने देखा ये प्रोफाइल है। मेरे पास भी सिमिलर मुझे दिख रहा है कि बाल भारती के अंदर एक वैकेंसी आई है, तो मैं देख रही हूँ। सो उनको भी जॉब सीकर दिखाई दे रहा है, मुझे भी जॉब ओपनिंग दिखाई दे रही है कि इसके अंदर मेरे लिए रिक्वायरमेंट है, मतलब मेरे रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से ऑनलाइन आप लोग क्रिएट करते हो। तो वेब पब्लिशिंग में क्या हुआ, उन्होंने जॉब के लिए पब्लिश किया कि उन्हें रिक्वायरमेंट है एक टीचर की, मैंने भी पब्लिश किया कि मुझे रिक्वायरमेंट है एक जॉब की। तो इंटरनेट इज द बेस्ट सोर्स दीज डेज। जैसे नौकरी.com पे हम नौकरी ढूंढते हैं, हम अपनी भी प्रोफाइल बनाते हैं, हमें इस कंपनी में जाए तो हम अप्लाई भी कर देते हैं। सो दीज आर द बेस्ट। लिंक्डइन के अंदर दोनों तरफ से आती है जॉब, जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको भी और जिनको अपॉइंट करना है उनको भी। सो वेब पब्लिशिंग का क्या होगा, इंटरनेट के यूज से जो हम जॉब सीख करते हैं और जो जॉब अपॉइंट के जो लोगों को अपॉइंट किया जाता है, दैट इज वेब पब्लिशिंग। बेस्ट एग्जाम्पल इज लिंक्डइन, नौकरी.com। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। भाई एडवर्टीजमेंट देखते हो टेलीविजन पे, अब तो कम हो गए हैं, पहले के टाइम में बहुत होता था। नीचे ना लाइन बनी हुई आती है, उस पे लिखा आता है इस कंपनी के अंदर इतने लोगों की आवश्यकता है। ये पहले पहले बहुत होता था। सो द प्रैक्टिस ऑफ टेलीकास्टिंग ऑफ वेकेंट पोस्ट ओवर टेलीविजन इज गेनिंग इंपॉर्टेंस दीज डेज। अब तो खैर इंटरनेट ने पूरा का पूरा रुख ले लिया है। The detailed requirement of the job and the qualities required to do it are publicized along with the profile of the organization where vacancy exists। वही मैं कह रही हूँ ना, लास्ट पे से एक पट्टी सी बनी आती है, जैसे घूमती रहती है घूमती रहती है। बोलेगा रिलायंस कंपनी लिमिटेड, पहले होता था ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मान लो जॉनसन एंड जॉनसन के अंदर 2 मैनेजर्स की पोस्ट के लिए आवश्यकता, फिर उसके अंदर वो वैकेंसी भी देंगे, मतलब डिटेल्स भी देंगे आप लोगों को। उम्र इतने से इतने होनी चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए, मार्केट नॉलेज होनी चाहिए, मार्केटिंग आनी चाहिए, सेल्स की नॉलेज होनी चाहिए, ये सब दे दिया। एंड लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। और ये एडवर्टीजमेंट ऐसे आती थी, या कभी कभी कोई मूवी की मूवी देखते हो तो एक बीच में एड दिखा देते थे पर्चा चला के, और जो पूरा का पूरा पर्चा चिट्ठा ऐसा होता है। तो टेलीविजन पे भी टेलीकास्टिंग होती है जॉब्स के लिए। बट टेलीविजन में क्या जॉब सीकर की भी होगी? नहीं, जॉब सीकर टेलीविजन पे नहीं आते। जिनको जॉब्स, जिनकी मतलब जिनको अपॉइंट करने होते, बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनीज होती है, सिर्फ उन्हीं की ही आती है। यहाँ जॉब सीकर की प्रोफाइल शो नहीं करी जाती कि भाई प्राची को बिजनेस एज अ बिजनेस टीचर रिक्वायरमेंट है इस जॉब की, ऐसे नहीं दिखाया जाता। सिर्फ कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन जिनको एम्प्लॉयज चाहिए उन्हीं की ही दिखाई जाती। सो एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन डन। नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं भाई? ठेकेदार। हम ठेकेदार, हाँ देखो, अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, हम बॉक्सेस की प्रोडक्शन करते हैं। ऑब्वियसली हम जो गोलगप्पे वगैरह की होम डिलीवरी करते हैं उसके लिए मुझे बॉक्सेस चाहिए ना, तो हम बॉक्सेस की प्रोडक्शन करते हैं। मेरे यहाँ लेबर कम पड़ रही है, क्या मेरे पास बीइंग इन अ कंपनी ओनर या व्हाटएवर, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं मार्केट में जाकर भाड़े पे लोगों को खरीद के लाऊं कि मतलब पीस वेज डेली वेजेस के बेसिस पे मैं लोगों को अपॉइंट करके लाऊं कि मुझे 50 लोगों की रिक्वायरमेंट तो जा जाके एक एक बंदे को चूज करती हूँ। मेरे पास इतना टाइम है नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं कॉन्ट्रैक्टर बीच के बीच ठेकेदार को पकड़ लूंगी, उसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगी कि देख भाई ये मैंने तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जा अब तेरी जिम्मेदारी मुझे 50 लोगों को ला कर दे। तो वो जाएगा और 50 लोगों को लेकर मेरे पास ले आएगा और फिर मेरा काम
करवाएगा, मतलब काम तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में होगा बट उन 50 लोगों को ढूंढकर लाने का काम किसका होगा, उस कॉन्ट्रैक्टर का। बट मैंने क्या करा, मैंने उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सो दैट इज लेबर कॉन्ट्रैक्ट। देयर इज अ लिंक बिटवीन लेबरर्स एंड द मैनेजर्स। दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद बोथ द लेबरर्स एंड द मैनेजर्स। जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, वो कनेक्ट में रहते हैं लेबर्स के साथ भी और मैनेजर्स के साथ भी। एज वेल जब भी मैनेजर को डिमांड होती है लेबर्स की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वो हमें फटाफट लोगों को लाकर दे देते हैं। कहाँ पे फेमस है ये? रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कई मूवीज भी हम देखते हैं जिसमें कई लोग बेचारे ऐसे सामान ढो ढो के, ट्रॉली रैलीज जो होती है उनको ले लेके ऊपर जाते हैं, सामान दे देकर आते हैं, सीमेंट की कर रहे हैं। तो इतनी लेबर कहाँ से आती है? क्या एक इंडिविजुअल ऐसे जो जो अब ऐसे देखो, मान लो मैं डीएलएफ हूँ, डीएलएफ जो फ्लैट वगैरह बनवाते हैं ना, मैं वो हूँ, ठीक है। मेरे को फ्लैट्स बनवाने हैं नोएडा के अंदर, ठीक है। नोएडा में हमें फ्लैट्स बनवाने हैं। मेरे को चाहिए अब ये जो डी इसका जो मैनेजर होगा ना, ये है मैनेजर, ये है अपना कॉन्ट्रैक्टर मोटू एकदम, और ये रहे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे लेबर्स। ये जो मोटू है ना, ये इनके साथ भी लिंक में रहता है, इनके साथ भी लिंक में रहता है। अब जो ये डीएलएफ का मैनेजर है, इसको रिक्वायरमेंट है ना 50 लोगों की। इसने इसको बोल दिया कि देख भैया, मुझे 50 बंदों की नीड है, अब जाकर ना मुझे 50 लोग ला कर दे। इसने इसको बोल दिया कि मुझे 50 लोगों की नीड है। इसने इसने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये कौन है? मोटू, ही इज द कॉन्ट्रैक्टर। ये जाएगा इन लोगों को लाकर यहाँ पर काम करवा देगा। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्टर। के जो मैनेजर होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ लिंक रहता है और कॉन्ट्रैक्टर्स का लेबर के साथ लिंक रहता है। तो जब भी मैनेजर्स को लेबर की नीड होती है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स को बोल देते हैं और वही कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर्स लाकर दे देते हैं। दिस इज व्हाट लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कई बार आप बोल दो तो मालिक मालिक, मेरा एक बेटा है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, प्लीज आप उसको यहाँ पे रख लो ना, उसको काम करवा लो ना। ऐसे बोलते हो ना कि मेरे बेटे के पास नौकरी नहीं है, उसको नौकरी लगवा दो ना। दिस इज व्हाट रिकमेंडेशन। मेरा ही एक एम्प्लॉय आकर मुझे बोल रहा है, मालिक मेरे बेटे को अपॉइंट कर लो। मैंने कहा ठीक है, कल से उसको ले आना। वो उस क्या अच्छा, उसको टाइपिंग आती है, अच्छा ठीक है, वो जितना भी कंप्यूटर पे बिल चढ़ाने का काम है वो कर लेगा। मैंने ऐसे बोल दिया, वो भी खुश, मैं भी खुश कि चलो मेरे को बंदा मिल गया और वो बंदा मेरा एम्प्लॉय भी खुश है। दिस इज व्हाट रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज विद अ व्यू टू एस्टेब्लिश गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस। Sometimes managers recruit people on the recommendation of their existing employees. जो existing employees recommendation देते हैं, कई बार हम उनकी recommendation पे vacancies को fill कर लेते हैं। In this way, present employees feel encouraged and there is a complete control over new employees. अब जो नया बंदा है ना, उसके ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल रहेगा, क्योंकि मैं उसको कंपटीशन में से नहीं लेकर आई, एक रिकमेंडेशन से लेकर आई, तो उसको काम करवाऊंगी। देख, तेरे फादर के कहने पे मैंने तुझे लगाया, तो मुझे काम अच्छे से चाहिए, तो मेरे कंट्रोल में रहेगा। जैसे जैसे उसको काम सिखाना चाहूंगी वैसे वैसे तो सीख जाए। दिस सोर्स इज मोस्टली यूज टू पॉइंट लोअर लेवल। लोअर लेवल ऑब्वियसली वो बोलेगा, मालिक मालिक मेरे बेटे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट पर रख लो ना। अरे ऐसे थोड़ी होता है, वो तो प्रॉपर प्रोसेस से होगा। ऐसे कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर रख लू या मैनेजर रख लू? नॉर्मल छोटी मोटी पोस्ट के लिए मैं उसे अपॉइंट कर सकती हूँ। सो दिस इज व्हाट रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। क्या है नेक्स्ट हमारा? कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस जब आप कॉलेजेस में होते हैं ना, जब हम लोग कॉलेजेस वगैरह में होते हैं, तो उस टाइम पे क्या रहता है, उस टाइम पे आपकी आके प्लेसमेंट होती है। थर्ड ईयर के अंदर आप लोग इंटरव्यूज वगैरह देते हो और आपको वही आपकी वहीं से प्लेसमेंट हो जाती है कंपनीज के अंदर।
सो कैंपस रिक्रूटमेंट क्या है? इट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आप ये कॉलेजेस में बेसिकली होती है कि कॉलेजेस में आ रहे हैं लोग। थ्री इडियट्स देखिए है ना, उसके अंदर जो वो बेचारा व्हील चेयर पे जाके अपना इंटरव्यू देता है, सारी अंगूठी अंगूठी उतार के, कितने लोग वहां पे अपना इंटरव्यू देते हैं, दैट इज वो वहां से उनको जो पसंद आता है उसको उसका प्लेसमेंट कर लेते हैं और उसको अपॉइंट कर देते हैं। दिस इज व्हाट कैंपस रिक्रूटमेंट। इसको तो ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं। भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे आते हैं लोग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से और आकर बच्चों को अपॉइंट करके ले जाते हैं। दिस इज व्हाट कैंपस रिक्रूटमेंट। Some big organizations remain in touch with educational institution with the purpose of recruiting young talented people. Young talent ही निकलता कॉलेजेस के अंदर से, तो यंग टैलेंट को थर्ड ईयर में, भाई अगर ऐसा हो तो थर्ड ईयर के बाद आ रहे हैं, भाई कॉलेज से तो बच्चे चले गए, अब तो कहीं से कहीं अपने आप ही अप्लाई कर लेंगे, थर्ड ईयर में आकर उठा लेते कि जो बढ़िया खरा सोने वाले बच्चे हैं उनको हम अपॉइंट करके ले जाए अपने साथ। These persons come from colleges, university, management institute, technical institute, etc. तो कैंपस रिक्रूटमेंट क्लियर। अब जिन बच्चों का कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू एडमिशन नहीं हुआ वो कहाँ जाएंगे? बहुत बच्चे होते हैं जिनका नहीं होता, वो जाएंगे प्लेसमेंट एजेंसीज के पास, प्राइवेट एजेंसीज के पास। जैसे ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब मैं मेरा ऐसा प्लेसमेंट वगैरह पे मैं नहीं गई, मेरा लाइक कोविड टाइम पे, जब कोविड था तो मैंने उस टाइम पे क्या किया था, मेरा एक फ्रेंड था, उससे मैंने बोला कि मुझे एक जॉब चाहिए वर्क फ्रॉम होम। तो उसने मुझे एक नंबर शेयर करा, उसने मुझे बोला इस नंबर पे अपनी सीवी सेंड कर दो एंड वो आपको टेक्स्ट बैक करेंगे। मैंने उनको अपनी सीवी सेंड कर दी। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, जैसी कोई वैकेंसी निकलती है आई विल इन्फॉर्म यू। तो उस टाइम पे नेक्स्ट डे मेरे पास 6-7 वैकेंसीज के लिए उनके मैसेज आए। एक थी अमेजोन में, ये मैं रियलिटी में बता रही हूँ, एक थी अमेजोन में, एक थी यू नो कोई भी कम, बाकी मुझे इतनी आनी, अमेजोन में थी, एक आपकी थी कंसेंट्रिक्स, ठीक है, एक मान लो रिलायंस में थी, एक मान लो टाटा में थी, ये एग्जाम्पल से रही मैं, एक मान लो केपीएमजी में थी। ऐसे ऐसे कंपनीज थी, इनके अंदर मुझे उन्होंने भेजा कि भाई एज एन कॉल सेंटर की जॉब है, कॉल सेंटर का काम करना है, अमेजोन में एज ए सेल्स पर्सन काम है। ऐसे मेरे पास बहुत सारी आ गई। अब उस जिसका नंबर मुझे दिया था उस लेडी के पास इतनी सारी कंपनीज की नॉलेज कैसे है, इतनी सारी को कैसे पता चल रहा है आज यहाँ वैकेंसी है कल यहाँ वैकेंसी है, उसे इतना कैसे पता? वो तो प्राइवेट इंडिविजुअल है, एक प्राइवेट छोटी सी फर्म को कैसे, क्योंकि वो जो प्राइवेट इंडिविजुअल फर्म है ना उसकी, उसके लिंक है सारी कंपनीज के साथ। तो जैसे उन कंपनीज के पास कोई भी वैकेंसी आती है वो उसको बोल देते हैं कि देखो ये वो उनको ईमेल कर देते हैं कि हमारे पास वैकेंसी आई है। फिर वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वो लोग अच्छे अच्छे लोगों को चुनकर उनको दे देते हैं कि देखो, अब मान लो मुझे अमेजोन में काम करना, तो मैं कह देती हाँ मुझे अमेजोन में करना है, मैंने अपना ओके कर दिया, तो वो मेरा नाम मेरा हर बायोडेटा उनको सेंड कर देंगे, मेरे पास ईमेल आ जाएगी और जॉब इज ओके। बट ये छोटे ही लेवल के काम के लिए होता है। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट या मैनेजर की पोस्ट के लिए ऐसे अप्लाई कर सकते हैं? मेरे को नहीं। बट हाँ, जब हम अच्छी अच्छी जगह के साथ अच्छी अच्छी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करें तो होता भी है। देखो, placement agencies are established by private individuals. People can get their name registered with them. Such registration is done usually for a high or medium level job. एकदम low level job के लिए होता है, high और medium level job के लिए होता है। On the request of an organization, these agencies do the whole process. भाई रिलायंस ने रिक्वेस्ट करी उनसे कि आप लोग प्लीज हमारे साथ रजिस्टर हो जाओ, हमारे पास जितने भी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम बाहर जाकर इतने लोगों को चुन के लाए, हम आपके पास वैकेंसी सेंड कर दिया करेंगे, आगे से आप हमें चुनकर लोग दे देना। तो हमने इसके बदले, अब वो कहेंगे हम आपका काम क्यों करें, अरे आप कमीशन ले लेना, आप कमीशन ले लेना। तो ये कमीशन के बेस पे, किसी फीस के पर्पज से ये लोग ऐसा काम करते हैं। दे गेट देयर फी फॉर रेंडरिंग देयर सर्विस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन रिलायंस के साथ टाइप किया है तो उनको जितने बंदे लाइक पर पर्सन आपको हम लोग 50,000 रुपीज दे देंगे, तो उनको इनकी कमीशन, या लाइक 100 लोगों के लिए आपको 1 लाख रुपया देंगे, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो कितना होता है। मतलब ऐसा उन्होंने किया, फॉर एवरी 50 पीपल आपको 1 लाख रुपीज हम सर्व करेंगे। तो उन्होंने 50 लोग अपॉइंट करके दिए, जो जो रिस्पेक्टिव फील्ड के लिए उनको चाहिए थे उन्होंने अपॉइंट करके दिए, एंड उन्होंने वहां पे उनकी 50 लोग पूरे करते उनको उनकी कमीशन या फीस मिली। सो दिस इज व्हाट। अब जिन बच्चों का यहाँ नहीं हो वो कहाँ जाएंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट के पास, कि हमने बीकॉम कर ली, बीए कर ली,
MBA कर ली, हमें जॉब नहीं मिल रही, ये हमारा CV रख लो। अब उनको जहां जहां वैकेंसी दिखती रहेगी वो वहां वहां उनका भिजवाते रहेंगे, और वहां पे उनकी अपॉइंटमेंट, वहां पे उनको मतलब सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी होती हैं कि जिसमें प्राइवेट फर्म, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास जाते हो, कंसल्टेंट्स के पास जाते हो, और वो आपकी CV आगे अच्छी अच्छी कंपनीज में भेजते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कंसल्टेंसी फर्म्स भी होती है ना, वो भी यही काम करती है, इनके टाई अप होते हैं अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ। नेक्स्ट क्या है, मैम इतना बड़ा क्या है ये, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब हमने प्राइवेट भी पढ़ लिया, यूनिवर्सिटी वाइज भी पढ़ लिया कि भाई यूनिवर्सिटीज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कुछ नहीं है, सब सेम है, ऐसे टाइप्स होते हैं, ऐसी चीज होती है, बट ये बाय गवर्नमेंट होते हैं। दीज आर द गवर्नमेंट बेस्ड एजेंसीज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन मोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक्सचेंज जो होते हैं गवर्नमेंट सेट करती है। कैसे होता है, नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द जॉब सीकर इज रिकॉर्डेड इन द एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर। भाई अब मैं गई कि भाई मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर के अंदर मेरा नाम रजिस्टर कर लेंगे कि भाई प्राची को रिक्वायरमेंट है जॉब की। Under this system, personnel managers forward information regarding vacant jobs to the employment exchange concerned. फिर employment exchange जो भी concerned जॉब, जो भी required जॉब मुझे चाहिए, उससे रिलेटेड जहाँ वैकेंट जॉब आती है, वो लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज वाले वहां पे भेज देते कि भाई इस पर्सन को इस जॉब की रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर इन टर्न फॉरवर्ड्स द नेम एंड applicants with the requisite qualification from among those entered in the register to the organization. मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू, फिर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू करता है, और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, सेम एज प्राइवेट प्लेसमेंट कि प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म ने आपका नाम भेजा, आपको सिलेक्ट कर लिया गया, फिर आप जाओगे इंटरव्यू दोगे, अगर हो गया तो सिलेक्ट हो जाओगे। सेम, बस यहाँ पे काम क्या आता है, बीच का बिच्छू आ जाता है कि आप डायरेक्ट फर्म, आप डायरेक्ट कंपनी में एंटर नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी कंसल्टेंसी फर्म के पास जाते हो, उनको बोलते हो कि हमारा नाम फॉरवर्ड कर दो ऊपर, वो अगर ऐसी कोई पोजीशन या ऐसी कोई जॉब की वैकेंसी आएगी। ये भी यही है, बट इसमें क्या है, ये गवर्नमेंट सेट करती है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप यहाँ पे जाके अपना नाम दे दो तो और फिर ये लोग फॉरवर्ड। सेम है, बस ये सेट वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने सेट किया होता है, ये गवर्नमेंट सेट करती है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, बहुत छोटे छोटे से रह गए, अब 3 पॉइंट्स हमारे और रह गए। एडवर्टीजमेंट, ये तो मुझे समझाने की भी नीड नहीं है। एडवर्टीजमेंट देखते हो, जब बाजारों में निकलते हैं हम लोग, तो क्या हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, कोको कोला की है, किसी आजकल तो मतलब ऐसे जीवा की एड, सिल्वर ज्वेलरी अनुष्का शर्मा वाली, ऐसे बहुत सारी एड देखते हैं, कपड़ों की एड देखते हैं। तो एडवर्टीजमेंट ये तो नॉर्मल एडवर्टीजमेंट की, बट जॉब्स की एडवर्टीजमेंट्स पे होती है कि वो लगाते, अगर आपको इस जॉब पे चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क करें, ऐसे भी आती है। सो एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स आती हैं कि ये जॉब की रिक्वायरमेंट है। सो एडवर्टीजमेंट गिव्स द वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम विच टू चूज। ठीक है, एडवर्टीजमेंट में बी प्लेस्ड एट लीडिंग न्यूज़पेपर, इट्स डिसएडवांटेज इज दैट इट में ब्रिंग फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स। जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं, उनको जब ऐसे लोगों की आएगी, तो उनको बस एकदम एकदम बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आ जाएगा, इतनी सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। और कई बार जल्दबाजी में हम लोग गलत लोग भी चूज कर सकते हैं, जब इतने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई 200 एप्लीकेशन आई तो 200 देख रहे हैं, हमने फर्स्ट 100 में से देख के निपटारा कर लिया, हो सकता है उनके अलावा जो नेक्स्ट 100 थे उसमें और ज्यादा कैपेबिलिटी हो, है ना। क्या हो जाता है इससे, फ्लड ऑफ, ये इसका डिसएडवांटेज है कि इतनी ज्यादा हमारे पास वो आ जाती है ना रिक्वेस्ट, कि हम फिर इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ जाती है कि कई बार जो अच्छा पर्सोनल होता है, अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, वो रह जाते हैं। सो एडवर्टीजमेंट एक बहुत अच्छी अच्छा सोर्स है एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने का या वैकेंसीज पोस्ट को फिल करने का, बहुत अच्छा सोर्स है जिससे हम कैंडिडेट्स अपॉइंट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज कैजुअल कॉलर्स। नाउ व्हाट इज कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर्स से पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, कैजुअल कॉलर्स कंप्लीट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है,
देखो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक सिंपल, हमने एक नोटिस बोर्ड के बाहर जॉब लगा दी। कोई नोटिस बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? ये इनको कि इनको यहाँ पे एक वैकेंसी, यहाँ पे ये वैकेंसीज निकली हुई है, तो हमने सिंपली नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस चिपका दिया है और हमारे पास एप्लीकेशंस आएंगी। अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ जॉब। जिस भी जॉब की वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल्स डाल के नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया। फिर क्या होगा? Job seekers assemble outside the premises of the organization on the specified date and selection is done on the spot। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख दिया, हम लिखेंगे कि भाई सिलेक्शन 10 अक्टूबर को हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं। फिर जितने भी लोग होंगे अपना वो लेकर आ जाएंगे, अपना सीवी लेकर आएंगे और सिलेक्शन ऑन द स्पॉट किया जाएगा। मैं सब लोगों का देखेंगे और उसमें बढ़िया होंगे उनको सिलेक्ट करके ले जाएंगे। This method of recruitment is meant for recruitment of unskilled workers or semi-skilled worker, also known as pathway worker। ये हम टॉप लेवल या मिडिल लेवल के लिए नहीं करते, तो हम लोअर लेवल अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए करते हैं। हमें नॉर्मल वर्कर्स चाहिए छोटे मोटे काम के लिए, तो हम आते हैं, हम देखते हैं इसके वजह से थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन है, इसको सिलेक्ट कर लिया। नहीं, इसको तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो बेचारा बिल्कुल ही अनएजुकेटेड आया, तो उसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। सो सिंपली हमने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया, हमने बोला 10 तारीख को सिलेक्शन होगा। फिर उस प्लेस पे लोग आ गए उसी समय पे, उसी वेन्यू पे। हमने वहां पे जो थोड़े बहुत जैसी रिक्वायरमेंट हमको थी वैसे वैसे लोग हमें मिल गए, हम उनको अपॉइंट करके अपने साथ ले गए। दिस इज व्हाट डायरेक्टली रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट हमने उठा लिए लोग। कैजुअल कॉलर्स, नाउ व्हाट इज कैजुअल कॉलर्स? लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का, कैजुअल कॉलर्स। In many reputed organizations, some really talented and brilliant people continue sending their applications from time to time with the hope that whenever some need arises, they may come across an opportunity for appointment। देखो, मेरा एक फ्रेंड है, उसको लंदन बेस्ड कंपनी थी एक, वो पिछले 2 सालों से वहां पे ट्राई कर रहा था। जैसे वहां वैकेंसी आती थी ना, वो वहां पे अपना सीवी भेज देता था, अप्लाई करता था। 2 बार की सीवी रिजेक्ट हो गई। फिर उसने 2 सालों से करता रहा, फिर दिस ईयर उसने फिर से अपनी सीवी भेजी एंड उसकी सीवी सिलेक्ट। फिर उसके लंदन बेस्ड कंपनी, वो लंदन में ही है कंपनी, तो उसने 4 स्टेप्स है उसका, उसके 4 या 5 लेवल्स है, क्लियर करने के बाद ही आपका वो कंपनी सिलेक्शन करेगी। फर्स्ट राउंड में लाइक इंटरव्यू था उसका, उसने दिया, ही सिलेक्टेड, इंटरव्यू क्लियर हो गया उसका। सेकेंड राउंड में उसका रिटन टेस्ट था, उसमें भी वो सिलेक्ट हो गया। थर्ड राउंड में उसका कोई ग्रुप राउंड है, अभी उसमें भी वो सिलेक्ट हो गया। फोर्थ और फिफ्थ क्या है वो मुझे नहीं पता क्या राउंड है, बट उसने क्या, अब इसमें हमने क्या सीखा कि उसको पता है वो लंदन बेस्ड कंपनी बहुत अच्छी है, तो इसीलिए वो 2 सालों से कंटिन्यूअसली भेजता रहा वहां पे अपनी सीवी। जितनी बार वैकेंसी, बार 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 उसने उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसको पता है कि वो कंपनी में पोटेंशियल है और इतना पोटेंशियल मुझ में भी है कि मैं वहां पे जा सकता हूँ। तो वो कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करता रहा, तो कंपनी को पता रहा कि हाँ भाई ये बंदा अप्लाई कर रहा है मेरे पास, कर रहा है मेरे पास। फाइनली उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई एंड अब वो जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई जो टैलेंटेड और ब्रिलियंट पीपल है ना, कंटिन्यू वो रखते हैं, बार बार अपनी सीवी भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं। जब फाइनली उनको, कई बार ये तो रिसेशन पीरियड आता है जब आपको लोग नहीं मिलते हैं। अब मान लो उसकी सीवी सिलेक्ट ना हुई होती, अभी अभी भी वो उसने भेज रखी थी, अब कंपनी को लोग चाहिए बट लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं है, मान लो वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है लोगों की। फिर वो क्या करेगी, वो देखेगी अपनी लिस्ट कि हमारे पास कितने लोगों की आई है, उसमें उसको दिखेगा कि भाई प्राची अरोड़ा है, इसने हमें 12 बार भेज रखी है आज तक। फिर वो मेरी जो सीवी है, उनको मेरी सीवी अच्छी भी लगी थी एक बार को, बट उनके पास इतनी वैकेंसी नहीं थी कि वो मुझे अपॉइंट कर पाते। रिक्वायरमेंट 5 लोगों की थी और 5 लोग अपॉइंट हो गए थे, बट उन्हें मेरी भी पसंद आ गई थी, हट गई। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ कि भाई अब नेक्स्ट ईयर उनको मेरी जब रिक्वायरमेंट है, जो मेरा दोस्त है उसकी रिक्वायरमेंट है, मान लो उनके पास इतने लोग नहीं है, तो वो सबसे पहले प्रेफरेंस उसी को देंगे, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली कनेक्ट कर रहा है कंपनी के साथ कि मुझे अपॉइंट करो, अपॉइंट करो। और वेटिंग लिस्ट ऑफ सच पीपल इज प्रिपेयर्ड एज वैकेंसी अराइजेस, देन दिस पीपल कैन। देखो, अभी ये तो सिस्टम था कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी मेरे फ्रेंड का, इसमें क्या मैंने समझाना चाहिए कि कॉन्टिन्यूसली ना वो भेजता रहा। अब जो लंदन, अब वो लंदन बेस्ड कंपनी ने ऐसा तो नहीं किया, बट सपोज करो अगर वो कंपनी क्या करती है, उसको पता चल रहा है कि हाँ ये बंदा हमें कॉन्टिन्यूसली रिक्वेस्ट भेज रहा है और इसकी सीवी में दम है, लेकिन अभी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है किसी बंदे की, पर उन्होंने लिख कर रख लिया। सपोज करो उसका नेम है व्हाट नेम, लाइक
राज, मान लो उसका नेम है राज, मान लो उसका नेम है राज, और ये हमें कॉन्टिन्यूसली रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो उन्होंने क्या करा, वेटिंग लिस्ट में इसका नाम डाल दिया कि ये बंदा अच्छा है, इसको रखा जा सकता है कल को अपनी कंपनी के अंदर, बट द फैक्ट इज अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसी वैकेंसी अराइज हुई तो वो उस वेटिंग लिस्ट को खोलेंगे जिसमें राज का नाम है, प्राची का नाम है, सुरेश का नाम है, और रिया का नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो इन वेटिंग लिस्ट वाले लोगों को ईमेल्स भेज देंगे कि हाँ आपकी टर्न आ गई है, अब आपको हम बुला रहे हैं, आप आओ और अपना इंटरव्यू दो। सो दिस इज कैजुअल कॉलर, जो रिप्यूटेड, हमें पता है रिलायंस इज अ ब्रिलियंट कंपनी। मैं कॉन्टिन्यूसली अपना सीवी भेजे जा रही हूँ, भेजे जा रही हूँ, भेजे जा रही हूँ, लगी पड़ी हूँ कि मेरा किसी ना किसी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए। फाइनली रिलायंस ने देखा कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मेरे सीवी में दम है, तो उन्होंने वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। अब उनको लगा कि अच्छा इस मैनेजर की पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो वो फटाफट वेटिंग लिस्ट खोलेंगे, बोलेंगे हाँ प्राची बहुत टाइम से रिक्वेस्ट भेज रही थी, तो वो मुझे ईमेल डाल देंगे कि हाँ आओ, आपका हम सिलेक्शन करेंगे, प्रॉपर इंटरव्यू होगा आपका। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी। तो दिस इज व्हाट कैजुअल कॉल्स। सो यहीं पर इसके साथ आपका रिक्रूटमेंट एंड इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सारे ही पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा आपको किसी भी पॉइंट के अंदर, बहुत डिटेल में पढ़ा है। आई नो 50-51 मिनट्स की ये वीडियो बन गई है, बट डोंट गो ऑन द टाइप प्लीज। आपको एग्जाम के अंदर प्रॉपर मार्क्स के हिसाब से लिखना है, एमसीक्यूज भी आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एमसीक्यूज वैसे ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। सो प्रॉपरली हमने यहाँ तक देखो सारा हमने पढ़ लिया, तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, तो हमने यहाँ पे सारा कुछ पढ़ लिया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा टॉपिक। कैजुअल थॉलर्स और लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स और जितने भी एजेंसीज, कैंपस प्लेसमेंट, इन सब में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इनकेस कोई दिक्कत होती है डू कमेंट ऑन, या फिर टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उस पर आप आकर हमसे पूछ सकते हो, वहां पर भी आप पूछ सकते हो मुझसे। अदरवाइज आप लोग मेरे टेलीग्राम पे आपके वैसे इंस्टेंटली डाउट सॉल्व हो जाते हैं, बट इनकेस अगर आपको नहीं हो पाता है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मुझे, लाइक मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी। व्हाट इज माई आईडी, मैं खुद ही भूल गई हूँ। या दिस इज माई आईडी। आप मुझे इस पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सारे के सारे डाउट्स इस पे भी क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझसे कमेंट में, ग्रुप में, इंस्टा पे, कहीं पे भी। एंड इसको प्लीज अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से लर्न करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।